नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है यूपीएसआई के लिए। ठीक, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, यूपी लेखपाल हो गया, अर्थात उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी उत्तर प्रदेश का जीके पूछा जाता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको देखिए और कंटेंट पे ध्यान दीजिए। पूरा का पूरा नोट्स बनाइए, नोट्स बना के डेली उसको प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो पर्यटन विभाग की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में इसकी स्थापना हुई। और पर्यटन निर्देशन जो निर्देशालय है, इनकी स्थापना अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई तो इसकी ये जो है स्थापना हुई थी, पर्यटन विभाग की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1956 में हुई थी। और पर्यटन निर्देशालय की स्थापना जब हुई थी 1972 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई तो ये हुई थी 1974 में। और इसको उद्योग का दर्जा जब दिया गया तो ये दिया गया था 1989 में। यूनेस्को द्वारा शामिल किए गए भारत उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया है तो आगरा का जो फोर्ट है 1983 में, ये आगरा के किले को, जो आगरा का किला है, इसको शामिल किया गया जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा मुगल काल में। हुमायूं का बड़ा लड़का, हुमायूं का जो लड़का था उसका नाम था अकबर, सबसे बड़ा बेटा था। ताजमहल की अगर बारे में बात करें तो ताजमहल का निर्माण जो हुआ था 1664 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। ये मुमताज़ की याद में करवाया था। और इसके बाद आता है, दो तो ये हो गए आगरा का किला, ताजमहल, और तीसरे नंबर में आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है ये भी क्या हुआ था, इसको भी विश्व विरासत में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा ही। ठीक, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में इसको भी शामिल किया गया, जिसको बसाया था किसने, अकबर ने बसाया था इसको, फतेहपुर सीकरी को। और यहीं पे बुलंद दरवाज़ा भी है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बसाया था 1986 ईस्वी में। इसको जो है क्या किया गया था, बसाया गया था। अगर पूछा जाए कि यूनेस्को द्वारा शामिल कब किया गया था तो 1986 में ये शामिल किया गया था और 1572 में इसको बसाया गया था अकबर के द्वारा। इसके बाद आता है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा ये पड़ता है आपका एटा में। ये भी एक क्या है, पर्यटक स्थल है। और इसकी ये जो है स्थापना तो नहीं इम्पोर्टेंट है इतना ज़्यादा, बट इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्राचीन सभ्यता थी तो प्राचीन सभ्यता के कुछ यहाँ पे मृदभास शैली के गुप्तकालीन, ठीक, कुछ अवशेष प्राप्त हुए अतरंजी खेड़ा में, इसलिए ये चर्चा में आया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आलमगीरपुर। कौन सा, आलमगीरपुर, ये मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे ये आलमगीरपुर स्थित है। सिंघोकालीन कपास की खेती के साक्ष्य मिले। मैंने आपको मृदा के बारे में पढ़ाया था, इसको रेगुड़ मृदा में ये कपास पाया जाता है, काली मिट्टी में। 1958 में इसकी खुदाई की गई यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में, तब ये प्राप्त हुए थे। आगरा सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, आगरा। आगरा ये भी आपका, ये सब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आगरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगर जो है झांसी के आगे ऐसे आगे वो पढ़ते जाएंगे तो ये पड़ता है आगरा। आगरा में अगर बात करें तो सिकंदर लोदी ने इसका स्थापना की आगरा शहर की। और ये अगर बात करें तो 1489 से 1517 के मध्य में सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा। दिल्ली से राजस्थान जब अलग हुआ था उसी समय की बात है। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है जिसका नाम था अग्रीवन, और अरिग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके महत्व जो हैं, आगरा में कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें हैं तो है आपका लाल किला हो गया, ठीक, आगरा में। इसके बाद मोती मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद अकबर द्वारा बनाए गए थे, और राम बाग और दयाल बाग भी यहीं पे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बनता है ये ताजमहल, जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ये ताजमहल जिसको शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ की याद में, सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। इसके बाद आता है आपका कन्नौज, जिसको जो है कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता है। ये कन्नौज इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूर्व का ग्रास भी इसको कहते हैं। पूर्व का ग्रास इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि जैसे फ्रांस में एक शहर है
पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है फ्रांस शहर है, तो वहाँ पे जो है कह सकते हैं इत्र के लिए बहुत फेमस है। इसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, पूर्वी हिस्से में पड़ता है कन्नौज। कन्नौज ये जो है आपका इत्र के लिए फेमस है, इसलिए पूर्व का ग्रास भी इसको कहा जाता है। ठीक, ग्रास एक सिटी है कहाँ पे, फ्रांस में की राजधानी पेरिस में, और ये पूरब में पड़ता है, इसलिए पूर्व का ग्रास कहा गया है। इसको संज्ञा दी गई है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा इसको शामिल किया गया था। पतंजलि एक बुक है महाभाष्य की, उसमें इसका उल्लेख मिलता है, बहुत पुरानी बुक है। इसका पुराना नाम कान्यकुब्ज था। महाभारत में इसको महोदयान के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन के समय पे हर्षवर्धन जो है गंगा नदी में आते थे, ये कन्नौज के किनारे गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, तो यहीं पे आते थे और बोलते थे कि हर्षवर्धन अपना पूरा का पूरा दान कर देते थे जब कुंभ का मेला लगता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कौन को, कन्नौज के। ठीक, चलते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका कपिलवस्तु, तो थोड़ी सा इंपॉर्टेंट बनता है ये कपिलवस्तु, थोड़ी सा आप समझिएगा। कपिलवस्तु के बारे में अगर बात करें तो ये पिपरवा एक सिद्धार्थनगर में जगह वहाँ पे पड़ता है। शाक वंश के राजा थे शुद्धोधन, इनकी राजधानी हुआ करती थी आपकी कौन सी, कपिलवस्तु, ये कपिलवस्तु। और आप पता होगा कि आपने जो है ये महामाया इनकी माता जी का नाम था गौतम बुद्ध की, और यहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को यहीं से थोड़ी दूर बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोध गया बाद में कहा गया, और यहीं पे कपिलवस्तु में पाषाण मंजूषा प्राप्त हुए हैं। उल्लेख मिलता है कि ये पाषाण मंजूषा है क्या, तो भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियों से एक कह सकते हो अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसको पाषाण मंजूषा कहा गया। इसके बाद आता है कुशीनगर। कुशीनगर की बात करें तो 443 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले महापरिनिर्वाण ठीक हुआ था। क्या कुशीनगर की बात करें तो ये पहले मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। यहीं पे भगवान बुद्ध की एक 6.7 मीटर एक मूर्ति मिली है, और यहीं पे एक म्यूजियम भी है, अर्थात एक संग्रहालय भी है, म्यूजियम। इसके बाद आता है चित्रकूट। सॉरी, चित्रकूट के बारे में अगर बात करें तो चित्रकूट बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान राम ने रामायण में कि भगवान जो राम हैं तो यहाँ पे कुछ वर्ष बिताए हैं चित्रकूट में, ठीक। और यहीं पे एक भरतकूप भी है, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसे मंदाकिनी या पैसिनी नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए चित्रकूट इम्पोर्टेंट बनता है। कहते हैं हर अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे अमावस्या में और पैसिनी नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। इसके बाद आता है झांसी, बुंदेलखंड का एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है झांसी, जिसकी स्थापना 1613 ईस्वी में वीर सिंह बुदेला ने की थी। ये ओरछा के एक शासक हुआ करते थे, ओरछा। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, ओरछा में जाने वाली जगह है, घूमने जाने लायक एक जगह है झांसी की। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि झांसी को बसाया किसने था, तो वीर सिंह बुंदेला ने। यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई भी यहीं की थी, ठीक। जैतपुर के शासक ने के यहाँ के एक शासक हुआ करते थे, 1732 की बात है। रानी लक्ष्मीबाई का भी यहाँ पे शासक रहा। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसे कह सकते हैं कि वीरांगना थी जो लड़ते लड़ते शहीद हुए। एक जनरल था जिसका नाम था ह्यूरोज। वो लिखता है, अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूरोज लिखता है 1857 की क्रांति में कि अगर मुझे किसी मर्दांगनी दिखी किसी में तो वो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई में दिखे। मर्दांगनी का मतलब होता है पुरुषों जैसे गुण दिखे हैं, तो सिर्फ मुझे दिखे हैं किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी इसका बहुत अच्छी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई का अपने उसमें जिक्र किया है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बारे में इसका बहुत जिक्र किया है। इसके बाद आता है मगहर, ये भी बहुत फेमस है। जैनपुर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जैनपुर की कहाँ पे, तो जैनपुर की स्थापना जो है किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। इसकी स्थापना हुई थी जोना खां की याद में 1359 में। तो इसके बारे में बात करता हूँ जैनपुर के बारे में, कुछ का जैन, ठीक। जौनपुर भी इसको कहते हैं, लेकिन ये मिस्टेक हो गई, जैन यह है जौनपुर।
जौनपुर की अगर बात करें तो जौना खां की याद में इसको बसाया गया था। 1359 ईस्वी में बसा था। एक तुगलक वंश का एक संस्थापक था जिसका नाम था फिरोज तुगलक, उसने इसको बसाया था। इसके बाद बात कर लेते हैं मगहर, जिसको वर्तमान में संत कबीर के नाम से, नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये मगहर वो जगह है, मैथोलॉजिकल भाषा में अगर बात करें तो ये वो जगह है कि जहाँ पे उल्लेख मिलता है, अगर मैथोलॉजिकल भाषा में बात करें कि इधर अगर कोई मर जाए इस जगह मगहर में, ऐसा पुराणों में लिखा है कि इसको मगहर में मरने वाले को नरक की प्राप्ति होती है, जबकि काशी अर्थात बनारस में जो मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे जो संत कबीरदास जी थे उनका जन्म काशी में हुआ था। जब मरने गए थे तो वो मगहर में मरे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत विरोध किया है, ठीक, धर्म जाति इस तरीके से भेदभाव ना करते हुए, इसलिए उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया है संत कबीर जी को। इनकी मृत्यु भी यहीं पे हुई थी मगहर में, और यहीं पे मगहर उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है। इसके बाद आता है बिठूर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ये कानपुर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी ने जो है तो यहीं पे रामायण की रचना की। यहीं पे जो वाल्मीकि थे वो यहीं पे रहते थे बिठूर में, जिनने रामायण की रचना की। माता सीता भी यहीं पे रही हैं इसी बिठूर में। यहीं पे लव कुश का पालन पोषण हुआ। इसका प्राचीन नाम की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त था। क्या था इसका प्राचीन नाम? तो क्या था? ब्रह्मवर्त। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी यहीं पे बीतता था। कहाँ पे? बिठूर में। यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी, नाना साहब के बाजीराव पेशवा जी ने इसको, रानी लक्ष्मीबाई जी को क्या सिखाई थी? यहीं बिठूर में युद्ध कौशल सिखाया था, यानी कैसे लड़ा जाता है, घोड़ों पे सवारी, ठीक, पूरा का पूरा, अर्थात जो लड़ाई के लिए मतलब युद्ध के लिए चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब सिखाई थी। कहीं पे? कहाँ? बिठूर में। युद्ध कौशल रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं से का। कोई बता सकता है कि इसके जो बचपन का नाम भी कभी कभार पूछ लेता है, तो मैंने इधर लिखा है इनके बचपन का नाम मनु कड़िका था। मनु छबीली, बाबा पेशवा बाजीराव साहब इसको मनु छबीली के नाम से पुकारते थे। इसका मनु भी नाम था, मनु कड़िका, मनु छबीली। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है रानी लक्ष्मीबाई का। इनका अगर बात करें तो इनके जो जन्म हुआ था ना रानी लक्ष्मीबाई का, इसके बारे में अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो अभी तो आप समझ लो थोड़ी सा कि इनका जो जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था, काशी में। इनका विवाह हुआ था, झांसी के राजा थे जिसका नाम था गंगाधर राव, लेकिन आकस्मिक ईश्वर ने ना चाहा, ठीक, तो इनके पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक पुत्र इनने गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर, दत्तक पुत्र। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है कलिंजर। ये वही कलिंजर है जो बांदा के पास पड़ता है, जहाँ पे शेरशाह सूरी उक्का नामक अग्नियास्त्र चलाते समय मर गया था, ठीक। तो कलिंजर ये पड़ता है बांदा जनपद में, ठीक। कहाँ पड़ता है? बांदा में। राजपूत शासकों का शासन रहा। 1022 ईस्वी में आक्रमण किया गया महमूद गजनवी के द्वारा, और इसको जो गंड शासक थे उनके द्वारा इसको छीन लिया गया। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको राजा परमदेव दिग्गज या परमादिदेव, कुछ लोग परमादिदेव भी कहते हैं, परमदेव दिग्गज से परास्त करके इसको जीता गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी यहीं पे। कहाँ पे? 1245 ईस्वी। कहाँ पे? कलिंजर में। उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे ये शेरशाह सूरी ओक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, तो उस समय ये मर गया था। अकबर ने इसको जीता था 1569 में, राजा रामचंद्र से इसको जीत लिया था। इसके बाद आता है कालपी। कालपी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे राजा महेश दास का जन्म हुआ था। ये जालौन जिले में पड़ता है। उरई, ये जालौन, ये उरई और जालौन ये पास ही पास है, तो जालौन जिले में ये पड़ता है। यमुना नदी के किनारे ये कालपी बसा हुआ। महेश दास जो अकबर के दरबार में रहते थे, इनका बचपन का नाम महेश दास था, बीरबल जिसे कहते हैं। बहुत चतुर व्यक्ति थे ये, 9 रत्नों में सुशोभित रहते थे अकबर के। 10वीं शताब्दी में चंदेल शासकों का शासक भी यहीं रहा है, और यहीं पे एक महल भी स्थित है जिसका नाम है बीरबल महल के नाम से इसको जाना गया है। इसके बाद आता है बनारस। बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस के बारे में अगर बात करें तो ये 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। एक है वरुणा और दूसरी है अस्सी। वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में ये बसा हुआ है। इसके जो संस्थापक थे वो थे राजा दिवोदास। कौन थे? राजा दिवोदास इसके संस्थापक थे। विश्व के सबसे पुरानों नगरों में से ये है आपका कौन सा? बनारस।
ये अथर्व वेद में और रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। यहीं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी हुआ था, यहीं कबीर दास जी का भी जन्म हुआ था बनारस में, ठीक। और ये शैव धर्म से संबंधित है। यहीं पे रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया काशी विश्वनाथ मंदिर भी है बनारस में। चलते हैं आगे। इसको घाटों का शहर या पन्नों का शहर भी इसको कहा जाता है। रेशमी साड़ियों के लिए बहुत फेमस है ये आपका बनारस। कहते हैं बनारसी साड़ी, महोबा का पान, ये इस तरीके से फेमस है। इसके बाद आता है महोबा। देखो महोबा आ गया। इसे चंदेल शासकों द्वारा इसको बसाया गया था। उस समय इसको जयकाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। 1831 ईस्वी की बात है ये। तुर्कों ने आक्रमण से इसको जीता था। ये पान की खेती के लिए बहुत फेमस है। कहते हैं महोबा का पान। जनसंख्या की दृष्टि में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कम जनसंख्या यहीं की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जो गाजियाबाद से अलग होकर बना था। 2011 की बात है। 660 किलोमीटर स्क्वायर हापुड़ का क्षेत्रफल है। अगर जनसंख्या के बारे में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है आपका महोबा, और लगभग 8 लाख के करीब यहाँ की क्या है जनसंख्या है। इसके बाद आता है चुनार। ये वही चुनार है जो हुमायूं और आपको पता होगा शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था। मीनार मिर्ज़ापुर जाते हुए ये चुनार पड़ता है, जहाँ हुमायूं घेराबंदी कर देता है। मैंने मुगल काल में इसको समझाया है। विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित यहाँ पे मंदिर भी है, जिसको भर्तहरि का मंदिर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भर्तहरि का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये चुनार में स्थित है। 14वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा इसको बसाया गया था। शेरशाह और हुमायूं के बीच यहाँ पे युद्ध भी हुआ था। ये चुनार का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद आता है चंदावल। चंदावल का युद्ध भी यहीं पे हुआ था। इटावा से अगर जाएं तो ये कन्नौज और इटावा के पास ही पड़ता है। ये गंगा और यमुना के दोआब पर बसा हुआ। उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में एक गहलवाल शासकों द्वारा, एक गहलवाल वंश के शासक थे जिसका नाम था कौन, जयचंद्र। अर्थात जयचंद्र ने इसी जगह चंदावल के युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। और ये चंदावल का युद्ध कब हुआ था, तो ये भी कभी कभार पूछ लेता है। तो 1994 ईस्वी में ये युद्ध होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। देवगढ़ अर्थात ललितपुर। इसको ललितपुर को देवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे उल्लेख मिलता है कि राजघाटी, नाहर घाटी, सिंह की गुफा, सिद्ध की गुफा, गजेंद्र घाटी यहीं पे स्थित है। बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका ये ललितपुर, ठीक। ललितपुर तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। जितने भी दक्षिण भारत को ट्रेनें जाती हैं ना, वो सब ललितपुर होते हुए जाती है। हिंदू जैन धर्म से संबंधित है, कौन, हिंदू, ठीक। इसमें जो है 31 मंदिर भी हैं यहाँ पे। देवगढ़ से गुप्तकालीन मंदिर भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। भगवान विष्णु की एक प्रतिभा भी है यहाँ पे। 10 अवतार मंदिर का उल्लेख भी यहाँ पे मिलता है। यहाँ मंदिर है। चंदेल शासकों के अभिलेख भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया राजघाट, नाहर घाटी, सिद्ध की गुफा, गजेंद्र मोक्ष भी यहीं पे। इसके बाद आता है देवा शरीफ। ये कहाँ पड़ता है, ये बाराबंकी में पड़ता है, लखनऊ के पास पड़ता है ये बाराबंकी। प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे हाजी वाजिद अली साहब की मज़ार है, इसलिए ये फेमस चर्चा में आया। और यहाँ प्रत्येक वर्ष दीपावली के टाइम पर कार्तिक महीने में होती ना दीपावली, उसी में दीपावली के टाइम पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पे एक मेला लगता है, देवा शरीफ में मेला। आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत फेमस है देवा शरीफ। एक लेवाइस का मेला लगता है, आप लोगों ने देखा होगा अलीगढ़ जाते हुए। वहाँ पे बंदूक हैं, मारक हथियार बेचे जाते हैं। मैं गया था एक बार लेवाइस, तब मुझे वहीं से टुंडा होते हुए कानपुर वाली लाइन से दिल्ली जा रहा था, तब मैंने लेवाइस घूमा था। मुस्लिम सिटी है, लेवाइस बोलते हैं। लेवाइस का मेला लगता है, लेवास कुछ लोग बोलते हैं, लेवास का मेला लगता है। लेवास चिल्ला रहे थे, तो मैं भी वहाँ पे गया था घूमने, तो मुझे याद है। इसके बाद आता है देववंत और सहारनपुर। देववंत के बारे में अगर बात करें तो यहाँ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक देवी कुंड है, इसलिए इसका नाम देववंत पड़ा। इसकी जो प्रसिद्ध है
ये सिर्फ यहाँ पे दुर्गा देवी का मंदिर इसलिए चर्चा में आया। अरबी भाषा से संबंधित एक संस्थान भी है जिसको दारुल उलूम की संज्ञा दी गई है। क्या? दारुल उलूम कहते हैं। यहाँ की अरबी सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? अरबी। और इसको दारुल उलूम कहते हैं। क्या कहते हैं? दारुल उलूम। इसके बाद है नेमिषारण्य। नेमिषारण्य के बारे में अगर बात करें तो ये सीतापुर में पड़ता है। महर्षि दधीचि का आश्रम भी है यहाँ पे। जो वही दधीचि है जिनने अपने शरीर को नमक लगाकर गायों को चटवा दिया था और सिर्फ हड्डियां बची थी, तो उससे 5 अस्त्र तैयार किए गए थे, जिससे गांडीव धनुष बना था, चक्र भी बना था, गदा भी बना था भीम का। इस तरीके से उनकी हड्डियों से ये बने थे। उल्लेख मिलता है, सब पढ़ा जाता है मैथिकोलॉजिकल भाषा में। इसलिए ये यहाँ 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी इसको कहते हैं, सीतापुर अर्थात नेमिषारण्य को। 30,000 तीर्थों का चक्रपाण भी इसको कहते हैं, स्थान भी कहते हैं, और तीर्थ चक्र भी इसको कहा गया है। तीर्थ चक्र इसलिए कहा गया है कि मानसिक शक्ति से उत्पन्न ब्रह्मा के मुंह से एक द्रव गिरा था, इसलिए इसको तीर्थ चक्र के नाम से भी जाना गया है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ माना गया है कि अगर कहीं भी तीर्थ जाने लायक है तो सिर्फ और सिर्फ सीतापुर है। क्या? सीतापुर। वो सीतापुर नाम इसलिए नहीं पड़ा कि सीता माता यहाँ पे रुकी थी, वो तो सीता माता का जहाँ पे लक्ष्मण जी छोड़ के आ जाते हैं वो तो आपका बिठूर है, जिसे ब्रह्मवर्त के बारे में बताया है मैंने पहले। इसके बाद आ जाता है आपका प्रयाग। प्रयाग के बारे में अगर बात करें तो ये प्रयाग वर्तमान में जिसका नाम बदलकर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। कहते हैं कि पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने इसको चेंज कर दिया है। और योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, उन्होंने इसका नाम अभी बदला है। पहले अकबर ने उल्लेख मिलता है कि एक धर्म चलाया था जिसका नाम था इलाही धर्म, और इलाही धर्म था, उसी के नाम पे इसका नाम इलाहाबाद पड़ा। फिर अभी योगी जी ने फिर इसको चेंज कर दिया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ये संगम नगरी भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों आ जाती हैं। हालांकि हमें गंगा और यमुना दोनों मिलती हुई दिखाई देती हैं, सरस्वती विलीन मानी जाती है। 6 वर्ष बाद यहाँ अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष बाद यहाँ कुंभ लगता है। ठीक, कुंभ और भी लगता है, 4 जगह लगता है, जैसे हरिद्वार में लगता है, क्षिप्रा नदी वो गंगा नदी किनारे, और ये आपका लगता है गोदावरी नदी में भी लगता है। ठीक, और आपका कहाँ कृष्णा नदी में भी लगता है। ठीक, मतलब इस तरीके से जो है आपका इलाहाबाद में भी लगता है। ठीक, और उज्जैन में भी लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, इलाहाबाद अर्थात वर्तमान का प्रयागराज, ये संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, और आपका गोदावरी नदी के किनारे भी लगता है। और क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, दिमाग में आएगा, किसी को याद हो तो कमेंट में बताना। चलते हैं आगे थोड़ी सा। यहाँ पे इलाहाबाद में एक आलोपी देवी का मंदिर भी है। यहाँ चंद्रशेखर पार्क भी है, अच्छे वट वृक्ष भी स्थित है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो यहाँ पे है 69 लाख इसकी जनसंख्या है। और यहीं आनंद भवन भी स्थित है। तीर्थों का तीर्थराज भी इसको कहते हैं। किसको? इलाहाबाद को। हर्ष, राजा हर्ष थे हुएनसांग के समय में। यहाँ पे माघ में एक मेला लगता है, तो बोलते हैं कि राजा हर्ष मोक्ष का आयोजन किया करता था हर साल 12 वर्ष में। यहाँ पे जितना भी इकट्ठा करता था वो दान कर देता था। इतनी कहानी थी प्रयागराज के बारे में जो मैंने डिस्कशन की है आपके सामने। इसके बाद बाकी तो कुछ नहीं, ये पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक, इसके बाद ये टेस्ट मैंने सॉल्व किया था, तो फिर मैं आपको टेस्ट सॉल्व करवाऊँगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे तो मैंने इधर नोट किए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो फिर आज की क्लास तो यहीं तक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको हेल्प हो रही है वाकई में, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिए करें। ठीक, लाइक करिए और चैनल में कमेंट करना ना भूलिए, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आपका फीडबैक आता रहे, तो थोड़ी सा मोटिवेट मैं भी होता रहता हूँ। इसलिए आप जो है अपने कमेंट ज़रूर डालिए।
अब तो कमेंट का ऑप्शन चेंज हो गया है, पहले तो नीचे खिसकाते रहना चाहिए था, वीडियो चल रहा है तो उसको ऐसे नीचे आगे की ओर स्लाइड को खिसकाते जाओ तो नीचे कमेंट का ऑप्शन आता था। अब तो तुरंत आता है, ऊपर नीचे 2 एरो बने रहते हैं, तो उसको टच कर दो तो उसमें दिखाई दे देते हैं कितने कमेंट्स आए हैं, तो उसी पे भी आपको क्लिक कर देना, वहाँ पे आपका कमेंट सबसे ऊपर दिख जाएगा। ठीक, तो चलते हैं फिर। आज की कहानी यहीं तक रहेगी, जो मैंने आपको आज समझाया है पूरा का पूरा आप इसको रिवीजन करिए। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।